मैं अपनी मेज पर लौट आया। थोड़ी देर बाद हम बस में सवार होने के लिए उठे तो वीरा बदस्तूर ये जानने पर मुसर थी कि एलन और पीटर से मेरी क्या गुफ्तगू होती रही थी, लेकिन मैंने मुसलसल चुप साध रखी थी। मैं उसे नहीं बताना चाह रहा था कि उन दोनों ने मुझसे क्या एतराफात किए थे। रास्ते की छेड़छाड़ के लिए वो मौजू खासा दिलचस्प साबित हो सकता था। बाहर कोस्टर का इंजन स्टार्ट था। होटल के सामने वाली फुटपाथ पर जमे हुए खून का एक बहुत बड़ा धब्बा दूर ही से नुमाया नजर आ रहा था। शायद रात को मारे जाने वाले बैरे की लाश वहां से उठा ली गई थी और रागीर एहतरामन फुटपाथ के उस खून आलूद हिस्से से बचकर गुजर रहे थे। रोशन खान अपनी कोस्टर की ओट में अगले बम्पर पर पैर टिकाए चंद मकामियों के साथ बातें कर रहा था। मेरे लिए दिलचस्प बात यह थी कि उसके चेहरे पर भी कई खराशें नजर आ रही थी। मार खाने के बाद गो उसके खदोखाल बिगड़े नहीं थे, मगर वो बिल्कुल ही महफूज व मामून नहीं था। गोरों ने अपनी जिस्मानी कमतरी के बावजूद उसे चिरके लगाए थे। वीरा ने रोशन खान को कन्नखियों से देख लिया था, लेकिन बिल्कुल अनजान बनी रही। उसकी मकारी पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। चंद मिनट बाद सफर का आगाज होता तो वो अपनी अदाकारी जारी नहीं रख सकती थी। होटल के सामने वाली सड़क की हालत बहुत अबतर थी, लेकिन उसमें ताजा उधड़ी हुई वो पट्टियां नुमाया थी जो पिछली रात गश्त पर निकलने वाले टैंक की चौड़ी चौड़ी आयनी जंजीरों ने बनाई थी। मुसाफिरों की गिनती के बाद एलन ने ड्राइवर को आवाज दी। वो अपनी निशिस्त पर आया और कोस्टर ने डींगते हुए अपनी जगह छोड़ दी। मेरी और वीरा की नजरें चार हुई तो मैं अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट पर काबू नहीं रख सका। बिला वजह इतराने की जरूरत नहीं, वो किसी तमहीद का बगैर घुर्राई। आदमी मुसलसल क्या सराहियां करता रहे तो हजार में से एक आध बात दुरुस्त निकल ही आती है। अपनी ओलफुल बातों पर तुम कोई क्रेडिट नहीं ले सकते। एलन ने अपनी ऐनक को मजरून नाक के सिरे पर सिरका कर बगौर मेरी तरफ देखा और हैर से बोला, कमाल है, तुम दोनों में तकरार हो रही है। मेरा ख्याल था कि तुम चारों आंखें बंद करके एक दूसरे की तायद करने के आदी हो। तकरार दो तरफा होती है। तुम देख रहे हो कि मैं खामोश हूं और वीरा बोल रही है। उर्दू में इसे तकरार नहीं, डांट फटकार कहते हैं। हमारी तरफ के मर्द ऐसी बातें सुनने के आदी होते हैं। वो कुछ न समझने वाले अंदाज में अपना सर झटक कर रह गया। इसी वक्त पीटर ड्राइवर से मुखातिब हुआ, जरा कोस्टर इस तरफ से निकाल लो जिधर पिछली रात बम फटा था। सब लोग अपनी आंखों से तबाही का मंजर देख लेंगे। ड्राइवर ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। अरे तुम्हारे चेहरे पर चोटों के निशान कैसे हैं? वीरा को ड्राइवर से सवाल करने का मौका मिल गया। मामूली चोटें हैं, ड्राइवर बादल नख्वास्ता बोला। अंधेरे में सीढ़ियों पर से फिसल गया था। खुदा रहम करे, पिछली रात के अंधेरे में अजीब इत्तेफाकात रूनमा हुए। वीरा खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाई। दो आपस में लड़ पड़े, तीसरा सीढ़ियों पर से फिसल गया, चौथा फौजियों के हाथों मारा गया। अब देखो किसकी बारी आती है। कोई कुछ नहीं बोला। कोस्टर चलती रही। पीटर की हदायत के बाद उसका रुख गलियों और निस्बतन पतली सड़कों की तरफ था। इन रास्तों पर जा बजा मकामियों की टोलियां जमा थी। लोग जंगो जदल के साए में जिंदगी गुजारने के बावजूद अचानक रूनमा होने वाली तकरीबी और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के आदी नहीं हो सके थे और गालिबन पिछली रात के धमाके पर अपने रद्दअमल का इजहार कर रहे थे। आखिरकार कोस्टर एक चौड़ी सड़क पर पहुंची तो आगे रास्ता बंद था। वहां फौजी गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी और मुसल्ला फौजियों की भारी नफरी सिरे पर मामूर थी। इस बंद रास्ते से आगे मुतअद्दिद अमारात के दरमियान एक गिरी हुई इमारत का मलबा नजर आ रहा था, जिसके कई हिस्सों से धुएं के गहरे बादल उमड़ रहे थे। कोस्टर तेजी से दाहिनी तरफ घूम गई। हमें तबाहशुदा इमारत का गहरा जायजा लेने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि कोस्टर का रुख बदलते ही तबाहशुदा इमारत दूसरी तामीरात की ओट में छुप गई थी। मैनेजर ठीक कह रहा था, एलन ने अंग्रेजी में मुझे आगाह किया। आज के काबुल टाइम्स ने रात के धमाके की तफसीली खबर छापी है। बम से फ्रेंडशिप हाउस का मरकजी ब्लॉक मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। सरकारी तौर पर किसी जानी नुकसान का एतराफ नहीं किया गया, लेकिन एनी शाहिदीन के मुताबिक कम अज कम 200 रूसी फौजी जो इस ब्लॉक में मुकीम थे हलाक और जख्मी हुए। रात भर एम्बुलेंस से खामोशी से जख्मियों और लाशों को ढोती रही। फ्रेंडशिप हाउस के अहाते से मुल्हिक ग्रिड स्टेशन की तंसीबात तबाह हुई है और इससे मुंसलिक 7 सब स्टेशन बंद हो गए, जिसकी वजह से आधा जलालाबाद तारीख पड़ा हुआ है। एलन की जुबानी वो तफसीलात सुनकर मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने खुद किसी अखबार के हसूल की कोशिश क्यों नहीं की। हम इस शहर में मुसाफिर और रात भर के मेहमान थे, इसलिए लाशौरी तौर पर हम मकामी हालात से कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं रखते थे। इसी वजह से किसी ने अखबारात वगैरह के हसूल की कोशिश नहीं की थी। ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि कोस्टर के किसी भी मुसाफिर के पास कोई अखबार नजर नहीं आ रहा था। दूसरे मुसाफिरों का रद्दअमल भी हमसे मिलता जुलता ही था। धमाके के बाद रूसियों की फैलाई हुई दहशत गर्दी के बारे में काबुल टाइम की क्या राय है? वीरा ने पूछा। इसका कोई जिक्र नहीं था। मुझे हैरत है कि अखबार ने चशमदीद गवाहों के हवाले से 200 रूसी फौजियों के हलाक या मजरूह होने का जिक्र कर दिया, वरना मैंने सुना है कि रूसी अपनी नाकामियों की हर खबर को सख्ती से दबा देते ताकि इनके फौजियों का मोराल बुलंद रहे। किसी आला मकसद के बगैर लड़ने वालों में यही कमजोरी होती है कि वो नागहानी मौत से खौफजदा रहते हैं। एलन ने इत्मीनान से कहा।
मुझे सरजमीन पर रूसियों का अंजाम ज्यादा खुशगवार नजर नहीं आता। इनका अंजाम जो भी हो, यहाँ रहने वाले बरसों अपने जख्मों को सहलाते रहेंगे। मैंने कहा, हाथियों की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले मेंढक इसी तरह पिसा करते हैं। एलन ने बेनियाजी से जवाब दिया, अफगानों ने रूस के खिलाफ अमेरिकियों को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत देकर एक लंबी तबाही को दावत दे दी है, लेकिन मुझे तो अभी तक यहाँ कोई अमेरिकी नजर नहीं आया। वीरन सपाट लहजे में कहा, यहाँ अमेरिकी फौजी नहीं, उनका सरमाया और हथियार लड़ रहे हैं। सियासत पर एलन की गहरी नजर थी। अमेरिकी एजेंट यहाँ इमदादी और रफाई तंजीमों की आड़ में जंग को कंट्रोल कर रहे हैं। जंगी जख्मियों की देखभाल के हर यूनिट में बज़ाहिर बेजरत से दो चार अमेरिकी नजर आएंगे, लेकिन तरहकीकत वो सब पेंटागन या CIA के तनख्वाहदार हैं। सियासत के अलावा कोई और बात करो। मैंने उसकी बात काट दी। अपने जख्मों को कुरेदने से अजियत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। ये देखो हमारी दाहिनी समत पर किस कदर हसीन और सब्ज बाग है। जलालाबाद वाले खुश नसीब हैं कि जंग ने अभी तक इनके खूबसूरत बागों को नहीं उजाड़ा है। मायूसी के घूर अंधेरे में जिंदा रहने के लिए इंसान को उम्मीद की हर किरण की तरफ लपकना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम पिछली रात मोमबत्तियों पर चपट रहे थे। अब उम्मीद का नाम लेते हुए डर लगता है। वीरा फौरन 9वें महीने का हवाला दे बैठी। एलन मेरे एतराज पर बेमजा होने के बजाय खुश से दिली के मुजाहरे पर मायल हो गया। पीटर अपनी जगह छोड़कर ड्राइवर और क्लीनर के करीब इंजन के ढकने पर जा बैठा था। मेरी मालूमात के मुताबिक जलालाबाद से तुरखम तक का रास्ता बहुत खतरनाक था, ना तवील। मेरे लिए यह बात नाकाबिल फहम थी कि 100 मील से भी कम मुसाफत तय करने के लिए हम 12 बजे क्यों निकल खड़े हुए थे, जबकि सरहद अबूर करने के लिए हमें हर हाल में अंधेरा गहरा होने का इंतजार करना था। मैंने यही सवाल किया तो एलन ने बताया कि तुरखम जलालाबाद चारा पर जब रसद के काफिले रवां होते हैं तो रूसियों से लड़ने वाले गुरीलों के दस्ते इस सड़क को बिल्कुल बंद कर देते हैं और इस रास्ते पर सफर करने वाली गाड़ियों को घंटों सड़क से नीचे रहकर इंतजार करना पड़ता है। ऐसी किसी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए वक्त की गुंजाइश जरूरी थी। तो उसने मुझे यह भी बताया कि शाहराह बहुत दुश्वार गुजार नहीं थी, लेकिन फिर भी पहाड़ी रास्ते पर मुतअद्दिद खाइयां और खतरनाक मोड़ होने की वजह से सफर की रफ्तार रखनी मुमकिन नहीं थी जो हमवार मैदानी रास्तों पर होती है। जलालाबाद से निकलते ही बोरी पहाड़ियां हमारे सामने थी। इस लहराती और बल खाती हुई स्याह सड़क पर मजीद चंद मील के सफर के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया था कि इस रास्ते पर बेफिक्री और तेज रफ्तारी से ड्राइविंग मुमकिन नहीं थी। 1:30 बजे के करीब जब सड़क पर दूर दूर तक हमारी कोस्टर के अलावा कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी तो अचानक फिजा में सायरन की आवाज सुनाई देने लगी जो तेजी से करीब आती जा रही थी। बस मारे गए, अब मुसीबत आने वाली है, ड्राइवर ऊंची आवाज में बड़बड़ाया। देखते ही देखते मुखालिफ समत से 2 गाड़ियां एक दूसरे के बराबर में आती हुई नजर आईं। इनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि चंद ही लम्हों में उनकी शनाख्त वाज़ेह होगी। वो खुली हुई फौजी जीपें थी जिन पर मशीन गन नस्ब थी। दोनों जीपों पर सुर्ख रंग की रोशनियां गर्दिश कर रही थी। उनमें से ही किसी जीप का सायरन बज रहा था। दोनों जीपों पर बहुत से मुसल्लह अफराद लदे हुए थे। उनके सरों पर गोल चित्राली टोपियां थी और उनकी लंबी लंबी कमीजों के दामन हवा में तेजी से फड़फड़ा रहे थे। इन जीपों ने सड़क की पूरी चौड़ाई को जिस तरह घेरा हुआ था उससे साफ जाहिर हो रहा था वो लोग सड़क को खाली कराने का इरादा रखते थे। हमारी कोस्टर को देखते ही जीप के मुसल्ला सवारों ने राइफलें लहरा लहरा कर कोस्टर को सड़क से नीचे उतारने के इशारे करने शुरू कर दिए। इस वक्त कोस्टर एक गहरी खाई के किनारे से गुजर रही थी। दूसरी तरफ नाहमवार और पथरीला मैदान था। दोनों जीपें बर्क रफ्तारी से हमारे सरों पर चली आ रही थी। हमारे ड्राइवर ने कोस्टर की रफ्तार कम करके उसे पथरीले मैदान में उतार लिया। तेज झटकों से कोस्टर के सारे मुसाफिर बुरी तरह हिलकर रह गए। हमारे ड्राइवर ने ब्रेक लगाए ही थे कि वो दोनों चमगाड़ती हुई जीपें सन्नाटे के साथ हमारे करीब से गुजर गईं। जीप पर सवार मुसल्ला अफराद वहशियाना अंदाज में चीख रहे थे। उनमें से किसी ज्यादा जोशीले शख्स ने हमारे करीब से गुजरते हुए एक फायर भी किया जिसकी समत का शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। खास बात यह थी कि उन जीपों पर कोई बावर्दी शख्स सवार नहीं था। सब लोग भांत भांत की शहरी लिबासों में थे मगर उनके तेवर उनके खतरनाक जंगी अज़ाइम की आकाशी कर रहे थे। 2 जीपें जितनी तेजी से नमूदार हुई उतनी ही तेजी से पीछे गायब हो गई। वो लोग जा चुके हैं, कुछ और फासला तय कर डालो, शायद इंतजार करने के लिए आगे कोई बेहतर जगह मिल जाए। मैंने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा और वो इस अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा जैसे मैंने कोई मजाक का खेज बात कहती हो। इमरजेंसी स्क्वाड गुजरने के बाद कोई गाड़ी सड़क पर नहीं आ सकती। चंद सानियों बाद वो नासहाना लहजे में बताने लगा, जब तक कानवाही के आखिर में चलने वाली फील्ड वैन नहीं गुजर जाती हमें सड़क से नीचे रहकर इंतजार करना होगा। ये फील्ड वैन क्या होती है? ये सवाल एलन ने किया था। इशारा पर सफर के ज़ाब्तों से वो भी मेरी ही तरह लाइल्म मालूम हो रहा था। क्या इसकी कोई खास निशानी होती है? वो कोई भी वैन या जीप या गाड़ी हो सकती है। उसकी पहचान ये होती है कि उस पर सफेद परचम लहरा रहा होता है और सब्ज रोशनी घूम रही होती है। इसके गुजरते ही रास्ता खुल जाता है, ड्राइवर ने बताया। और फील्ड वैन रसद के काफिले के पीछे चलती है। मैंने पूछा, जरूरी नहीं कि वो रसद या कुमक ही हो। ड्राइवर ने बेपरवाही से कहा, फील्ड वैन हर उस कानवाए के पीछे चलती है जिसके लिए रास्ते बंद कराए जाते हैं।
इन इलाकों में तो वैसे भी हुकूमत के बागियों का जोर है। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा। कोस्टर के मुसाफिरों में बेचैनी की लहर सरायत करती रही। मुतअद्दिद मर्द नीचे उतर गए। लोगों ने हर तरह से ड्राइवर को उकसाने की कोशिश कर डाली, लेकिन वो किसी भी कीमत पर सफर जारी रखने पर अमाता नहीं हुआ। काफी देर गुजरने के बाद जलालाबाद के सम से एक गाड़ी आती हुई नजर आई। उस पर कोई रोशनी नस्ब नहीं थी, ना सायरन बज रहा था, लेकिन करीब आने पर वो भी मशीन गन से लैस खुली हुई जीप साबित हुई। इस पर सिर्फ 4 मुसल्लह अफराद थे और जीप के पीछे कई गज ऊंचा रेडियो एंटीना लहरा रहा था। ड्राइवर के बराबर में बैठे हुए शख्स ने हेडफोन पहना हुआ था और उसके होंठ मुसलसल हिल रहे थे। ये भी उन्हीं के साथी हैं और सड़क का जायजा लेने के लिए निकले हुए हैं। ड्राइवर ने वीरा के इस्तफसार पर बताया, असल कानवाई के गुजरने तक कैसी गाड़ियां आती जाती रहेंगी। इस वक्त पूरी सड़क पर सिर्फ इन ही लोगों का राज है। कोई और सड़क पर भटकने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक लोगों में सरगोशियां होने लगी। पलट कर देखा तो आगे निकल जाने वाली जीप रुकने के बाद वापस घूम रही थी। समत बदलने के बाद जीप ने रफ्तार पकड़ी और हमारे करीब आकर सड़क पर ही थम गई। इसका इंजन चलता रहा। ड्राइवर के साथ हेडफोन वाला भी अपनी जगह बैठा रहा। वह हेडफोन से अपने धाने के सामने आए हुए माउथ पीस में वक्फे वक्फे से बोलता जा रहा था। बकिया 2 आदमी अपनी राइफलों समेत नीचे कूदा है। रोशन खान उनकी पेशवाई के लिए सड़क की तरफ बढ़ गया। इन दोनों ने रोशन खान से हाथ मिलाए और चंद सानियों तक वहीं रुककर उससे कुछ पूछगछ करते रहे। फिर कोस्टर की तरफ बढ़ाए। उन्होंने गहरी और उकाबी नजरों से एक एक मुसाफिर का जायजा लिया। अफगान मुसाफिरों ने उनसे कुछ गुफ्तगू भी करनी चाहिए थी, लेकिन वो खुश्क लहजे में मुख्तसर जवाब देकर कोस्टर में घुस गए। इस वक्त कोस्टर में सिर्फ औरतें रह गई थी। सारे मर्द नीचे उतरे हुए थे। अपना इत्मीनान करने के बाद वो सादा पोश किसी से कुछ कहे बगैर जीप की तरफ लौट गए। उनके सवार होते ही जीप ने तेजी से खतरनाक यूटर्न लिया और दोबारा तुरखम की समत में रवाना हो गई। मैं दिल दिल में उन लोगों की चालाकी की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। मुसाफिरों के भेस में उनके मुखालिफ कैंप के तकरीबकार भी हो सकते थे, जो अपनी जानों पर खेल कर उनकी कार्रवाई को निस्तो नाबूद कर डालते। वो खतरे के हर इम्कान की देखभाल करने की आदी थे और शायद इसीलिए कामयाबी से जंग को तूल देते चले जा रहे थे। वक्त गुजरता चला गया। मुतअद्दिद गाड़ियां आईं और गुजर गईं, लेकिन कारवान आया। ड्राइवर ने सबको तसल्ली दी कि नामसाद हालात में ऐसी ताखीर होती रहती थी। कभी कभार पूरा पूरा दिन इसी इंतजार में कट जाता था। इन दिनों वो कोई नई बात नहीं थी, इसलिए सबको सब्र से काम लेना चाहिए था। राहवार मशरिक अपने दिन भर के सफर से थक हार कर आसमान के मगरबी गोशों की तरफ झुकता चला जा रहा था। चमकीली धूप में जर्दी का रचाव बढ़ने लगा था कि फिजा में किसी हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई थी। फिर वो देव हैकल मशीनी परिंदा हमारी नजरों में भी आ गया। वो सड़क के साथ साथ खासी कम बुलंदी पर परवाज कर रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि उसकी बुलंदी सिर्फ इतनी रखी गई थी कि उसे जमीन से किसी राइफल का निशाना न बनाया जा सके। वो हेलीकॉप्टर तुरखम की तरफ से नमूदार होकर जलालाबाद के समत में गायब हो गया। मैं रोशन खान की दूर अंदेशी का कायल हो गया। इतनी कड़ी देखभाल में कोई फातुल अकल शख्स ही इन मुसल्लह जत्थों के नाफिज किए हुए ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की हिम्मत कर सकता था। हम चारों दूसरे मुसाफिरों से अलग होकर बड़े बड़े पत्थरों पर जा बैठे। अच्छा ही हुआ कि हम 12 बजे चल पड़े थे। सुल्तान शाह थकी हुई आवाज में कहने लगा, हम दिन के उजाले में आधे से ज्यादा सफर तय कर चुके हैं। अब बकिया सफर तय करने के बाद हम सरहद पार करने तक कहीं नहीं रुकेंगे। दुआ करो कि आज की तारीख में सफर का बाकी हिस्सा पूरा करने की नौबत आ सके। वीरा की आवाज से भी इज़मेलाल झलक रहा था। सूरज अपनी आखिरी सांसों पर था कि फिजा में फौजी ट्रकों के इंजनों की भारी और मखसूस गिड़गिड़ाहट गूंजने लगी। मैं गैर इरादी तौर पर अपने पत्थर से उठकर खड़ा हो गया। फिजा पर कान लगाने से अंदाजा हुआ कि मुतअद्दिद ट्रकों की वो धीमी आवाजें जलालाबाद के सम से हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। कुछ देर के इंतजार के बाद वो कारवां करीब आ गया। सबसे आगे आने वाली जीप पर एक दूर मार राइफल नस्ब थी। जीप पर ड्राइवर के अलावा 4 हथियारबंद सादा पोश फायरिंग की पोजीशन लिए खड़े थे। जीप के पीछे मुहेब आईनी बाड़ियों वाले 4 ऊंचे फौजी ट्रक कतार में चले आ रहे थे। आखिर में एक खुला हुआ फौजी ट्रक था जिसकी आईनी बाड़ के 3 इतराफ में मुतअद्दिद अफराद अपनी राइफलें ताने तैयार बैठे हुए थे। अगली जीप और पिछले ट्रक पर लासिल्की मवासलाती आलात के ऊंचे ऊंचे एरियल लहरा रहे थे। मुझे यह देखकर मायूसी हुई कि रवायती फील्ड वैन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मैं दौड़कर रोशन खान के करीब पहुंचा तो वो पीटर को बता रहा था यह असल कारवां नहीं था। मेरा अंदाजा है कि मौका देखकर इस कानवाई को गुजार दिया गया है। जब तक फील्ड वैन नहीं आएगी सड़क बंद रहेगी। थोड़ी देर में अंधेरा फैलने लगेगा और पथरीली जमीन से हशरातुल अर्ज उबल पड़ेंगे। हमें मजीद कितना इंतजार करना होगा? मैंने मायूसाना लहजे में पूछा। खुदा ही बेहतर जानता है, वो आसमान की तरफ उंगली उठाकर बोला और फिर अपनी बोली में उन मुतरद्दिद अफगानों से जो उसके गिर्द जमा होने लगे थे मुखातिब हो गया। खुली फिजा में खुनकी बढ़ती जा रही थी। मैं अपने साथियों को हाँ कर कोस्टर में ले गया। अंधेरा होने के साथ साथ इस चटियल पहाड़ी वैराने में खुनकी ने बढ़कर हल्की सी सर्दी की सूरत इख्तियार कर ली। ये के बाद दीगर कोस्टर के शीशे बंद किए जाने लगे
फिर बाहर टहलने वाले मुसाफिर भी अंदर आके ड्राइवर ने अकबी हिस्से की एक अंदरूनी बत्ती रोशन कर दी ताकि मुसाफिरों को अपनी अशिया और साथियों को पहचानने में दुश्वारी ना हो। मजीद 1 घंटा गुजर गया। इस दौरान में सड़क पर पुरहोल सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार फिर वैसी ही आवाजें सुनाई देने लगी जो 4 ट्रकों वाले काफिले के नमदार होने से पहले सुनाई दी थी। इस बार आवाजें इस तरफ से आ रही थी जिधर हमें सफर करना था और आवाजों का शोर भी बहुत ज्यादा था। जब बहुत से ताकतवर इंजन यकसां रफ्तार से चल रहे हों तो उनकी आवाजों में खुद ब खुद एक हैबतनाक गूंज पैदा होने लगती है। इस वक्त भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। जलालाबाद की तरफ जाने वाले उस कारवां की तरतीब भी पिछले कानवाई की तरह थी। अंधेरा गहरा हो चुका था, इसलिए सिर्फ अगली जीप के हेडलैम्प रोशन थे। बकिया बंद ट्रकों में मुकम्मल ब्लैक आउट था। शायद उनकी रोशनियों के तमाम फ्यूज निकाल लिए गए थे। ट्रकों के ड्राइवर महज अपनी बेनाई के सहारे एक मुस्तकिल फासले से अगले ट्रक के पीछे चल रहे थे। मजमूई तौर पर इस कानवाई की रफ्तार बहुत तेज थी। जीप के पीछे चलने वाले आसेबी ट्रकों की तादाद 20 थी। ट्रकों की कमानियों से पैदा होने वाली आवाजों से अंदाजा हो रहा था कि ट्रकों पर उनकी गुंजाइश से ज्यादा बोझ लदा हुआ था। आखिर में आने वाले खुले हुए ट्रक की दाहिनी बाईं और अकबी समतों में मुतअद्दिद हेवले मोर्चा बंद थे। यह देखकर मेरा दिल डूबने लगा कि इस कारवां के पीछे भी फील्ड वैन नहीं थी। मगर फिर कुछ दूर होने वाले चमाकों ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। खुले हुए ट्रक से तकरीबन 1-1.5 फरलांग दूर एक और गाड़ी चली आ रही थी। उसकी अगली हेडलाइट्स बंद थी क्योंकि उसकी वजह से पूरा कानवाई रोशनी में नहा सकता था। वो गाड़ी धीमी पार्किंग लाइट की रोशनी में कानवाई की रफ्तार से सफर कर रही थी। अहम तरीन बात यह थी कि उस बंद गाड़ी के अक्कब में सब्ज रोशनी गर्दिश कर रही थी। 20 ट्रकों पर मुश्तमिल वो कानवाई यकीनन बहुत ज्यादा अहम था। जब भी उसे मुकम्मल राजदारी और ब्लैकआउट के साथ नामालूम मंजिल की तरफ ले जाया जा रहा था। इन ट्रकों को फील्ड वैन की सब्ज गर्दिशी रोशनी के निकास से महफूज रखने के लिए बंदोबस्त किया गया था कि सब्ज रोशनी फील्ड वैन की छत के बजाय अकबी हिस्से पर नस्ब की गई थी। फील्ड वैन हमारे सामने से गुजरी तो सब्ज रोशनी के निकास में उसके बोनट पर लहराता हुआ सफेद परचम भी नजर आ गया। रोशन खान ने इंजन के हीटर शायद पहले ही से ऑन किए थे। फील्ड वैन के गुजरते उसने एक मस्ताना नारा मारकर सेल्फ लगाया और कोस्टर का डीजल इंजन एक हिचकी लेकर बेदार हो गया। कोस्टर पथरीली जमीन पर किसी मस्त खराम दुशीजा की तरह हचकोले लेती हुई सड़क पर आई तो रोशन खान जोश में आकर तेजी से गियर बदलता चला गया और जब कोस्टर आखिरी गियर की रफ्तार पर आई तो गियर बदलते ही कोस्टर के एक्सीलरेटर पर अपने पांव का दबाव बढ़ाता चला गया। मुसाफिरों में से किसी ने उसकी तेज रफ्तारी पर एतराज नहीं किया। चाय साहब भी खुश थे कि रोशन खान किसी फरमाइश के बगैर उनके जज्बात को समझ रहा था। 4 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले को हमसे आगे गए हुए काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन फिर भी मेरे दिल के किसी गोशे में यह ख्वाहिश जाग उठी कि काश हम इस काफिले के पीछे पहुंचकर ये जान सकें कि वो कहां जा रहा था। कोस्टर गुर्राती और सड़क पर हलकोरे लेती हुई आगे बढ़ती रही। इसके हेडलैम्प्स की तेज रोशनी में स्याह सड़क दूर तक वीरान नजर आ रही थी। लोग दुरुस्ती कहते थे कि समझदार अफगान रात के अंधेरे में सुनसान शाहराहों पर सफर करने से गुरेज करते हैं। हाल्ट की करख्त आवाज सुनते ही रोशन खान ने पूरी कुव्वत से कोस्टर के ब्रेक लगा दिए और सारे मुसाफिर अपनी निशिस्तों से उछलकर अगली पुश्तगाहों या दूसरों पर जा पड़े। खौफ से कई औरतों की चीखें भी निकल गईं, मगर रोशन खान की वो कार्रवाई नागुज़ीर थी। जब तुर्क हमसे पहले पड़ने वाली चेक पोस्ट पर एलन लेन देन के मामला तय करके आया तो रोशन खान ने वाज़ेह अल्फाज में सबको आगाह कर दिया था कि इन पुरपीच और खतरनाक पहाड़ी चढ़ाइयों में तुर्क हम चाहने वाली पुख्ता सड़क को छोड़कर एक खुफिया कच्चे रास्ते से सरहद की तरफ जाएगा। इस रास्ते पर गैर मुतवक्का वाक़यात पेश आने के इम्कान थे, मगर उसकी हदायत थी कि कोई भी एहलकार कोई हुक्म दे तो बेचू चरा उसकी तामील की जाए। इफ़हाम तफहीम और सौदेबाजी के मामलात वो खुद संभालेगा। पथरीली और नाहमवार पहाड़ी ढलानों पर काफी देर तक चढ़ने और उतरने के बाद कोस्टर पर मुश्किल एक मुसत्ता इलाके में ताक़िल हुई थी कि हाल्ट की ताकमाना आवाज ने सफर का सिलसिला रोक दिया। रोशन खान ने सिर्फ ब्रेक ही नहीं लगाए बल्कि रोशनियां गुल करके इंजन भी बंद कर दिया और फुर्ती से नीचे उतर गया। बाहर फैले हुए अंधेरे में किसी ने लम्हा भर के लिए अपनी टार्च चमकाकर कुछ कहा। जवाब में रोशन खान की आवाज सुनाई थी। सवाल जवाब की जुबान मेरी समझ से बाहर थी, मगर मुझे ये जानने की ख्वाहिश जरूर थी कि इस वक्त हम अफगान सरजमीन पर थे या सरहद पार कर चुके थे। कयास कहता था कि अफगान निगहबान अपना हिस्सा लिए बगैर पूरी कोस्टर को गुजरने की इजाजत नहीं दे सकते थे, इसलिए वो पहला सरहदी लेन देन उन्हीं के साथ हो सकता था। रोशन खान तकरीबन आधे घंटे तक बाहर अंधेरे में मुज़ाकरात करता रहा। कोस्टर में इज़्तिराब अमेज़ सकूत छाया हुआ था। मैं भी उम्मीदों बहिम के आलम में था। पहले से सब कुछ तय होता तो सरहद पार कर लेने का पूरा यकीन होता, लेकिन वहां तो मौका पर ही मामलात तय किए जा रहे थे। बात बन जाने की सूरत में कोई मसला नहीं था, लेकिन बात बिगड़ने पर रंगे हाथों गिरफ्तारी का खतरा मेरे सर पर तलवार की तरह मंडला रहा था।